हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट 4 और इसमें हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको विस्कोसिटी के बारे में बता दिया था, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्शन, डिफ्यूजन और बाद में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मेन फ्री पाथ, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस पढ़ रहे हैं, यानी कि हम जो विस्कोसिटी हमने अभी तक पढ़ा है वो हमने गैसेस में पढ़ा है। लिक्विड की विस्कोसिटी और गैसेस की विस्कोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है ना, वो लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू गैसेस की विस्कोसिटी। तो वो हम यहाँ पे जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज कंडक्शन। देखिए, अगर गैसेस में किसी भी तरह का अनइक्विलिब्रियम होता है तो मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हर गैस क्या करेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करती है। तो हमने सबसे पहले कहा था कि अगर मोमेंटम चेंज है डिफरेंट पार्ट का, किसी भी गैसेस के अंदर डिफरेंट लेयर में वेलोसिटी अलग है, ठीक है, गैस की जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, दैट मींस कि उनका मोमेंटम डिफरेंट है, तब वो अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और क्या होगा, उसमें आपका मोमेंटम ट्रांसफर होगा, हाई मोमेंटम से लो मोमेंटम की तरफ मॉलिक्यूल आएंगे और लो मोमेंटम से मॉलिक्यूल हाई मोमेंटम की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। और इससे जो फिनोमिना होती है उसको आप विस्कोसिटी कहते हैं। यही रीजन है कि लिक्विड में भी विस्कोसिटी के कारण अगर आप कोई चीज घुमाएं लिक्विड में तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, विस्कोसिटी के कारण रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। लेकिन गैस की लिक्विड से थोड़ी डिफरेंट है वही चीज। फिर सेकेंडली आपको देखना है कंडक्शन कैसे होता है। देखिए, अगर आप गैस को गर्म करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल तो हीट अप हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ने हीट एनर्जी ले ली। हीट एनर्जी ले ली है, दैट मींस कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। और आपको ये भी बताया था मैंने, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल किसी भी गैस का टेम्परेचर होता है। दैट मींस कि अगर आप किसी गैस को हीट देते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कुछ की नहीं हो पाती, तो अनइक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हो जाती है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, आप हीट देना बंद कर दें अगर, ठीक है, अगर हीट लगातार देते रहेंगे तो नीचे के मॉलिक्यूल लगातार गर्म होते चले जाएंगे। अगर आप नीचे से हीट दे रहे हैं और ऊपर के थोड़े ठंडे रहेंगे तो लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। उसमें क्या होगा, जैसे ही आपने हीट देना बंद कर दिया तो कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे और लो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वाले नीचे की तरफ आ जाएंगे। और ये मिक्सिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरे कंटेनर का टेम्परेचर कांस्टेंट ना जाए, दैट मींस कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ना जाए। तो इस तरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ और लो से हाई की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट से कंडक्शन मिलता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और आपने डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस लिए। ये डिफरेंट लेयर हैं, 3 लेयर हम बना रहे हैं, जैसे हमने विस्कोसिटी को प्रूव करने में किया था, सेम वही प्रोसेस है। एक आपकी लेयर ए बी है, एक सी डी है, एक ई एफ है, और आपने ये कंसीडर किया है कि जो ए बी लेयर है उसका टेम्परेचर मान लिया थीटा है। इसको थोड़ा सा उससे डिफरेंट करके रखिएगा कि कंटेनर में आपने गैस ली, नीचे से गर्म किया तो नीचे की लेयर गर्म हो चुकी है, तो ये वाली लेयर बीच वाली कैसे ज्यादा गर्म हो सकती है। तो इससे अलग आपको ये एक एक्सप्रेशन करना है जिसमें आपको मैथमेटिकली समझना है कि किस तरह जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है ऊपर से नीचे, ठीक है, जिससे कंडक्शन होता है। देखिए, ये जो मॉलिक्यूल हैं CD वाले, ये हायर टेम्परेचर पे हैं एज कंपेयर टू इसके, और ये वाले लो टेम्परेचर पे हैं एज कंपेयर टू इसके, ये आप कंसीडर कर रहे हैं। और AB का जो टेम्परेचर है उसको थीटा मानना है, क्योंकि आप जेड डायरेक्शन में ले रहे हो और जेड डायरेक्शन में टेम्परेचर का ग्रेडियंट d थीटा अपॉन d जेड होगा। फिर सबको ग्रेडियंट्स वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा होगा आपने, जब वेक्टर पढ़ा था मैकेनिक्स में, तो उसमें आपने कहा था कि ग्रेडियंट से आप डायरेक्शन निकालते हो कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो हमने कहा है कि टेम्परेचर का चेंज इस सरफेस के नॉर्मल ऊपर की तरफ और डायरेक्शन है जेड,
तो इस तरह से नॉर्मल डी थीटा अपॉन डी जेड से निकाल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा तेजी से होगा। तो सी डी का डायरेक्शन में चेंज आ गया ये डी थीटा अपॉन डी जेड। अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता हो तो हम लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर चेंज हो चुका है यहाँ से यहाँ आने में। देखिए डी जेड भी आपकी डिस्टेंस की वो है डायमेंशन, लैम्डा भी डिस्टेंस की डायमेंशन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो टेम्परेचर ही तो बचेगा ना थीटा। तो आपने क्या किया, इस सी डी लेयर का टेम्परेचर डिफाइन किया थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी जेड इंटू लैम्डा। ये चीज क्लियर है। हमने ये माना कि इन लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। उसको क्यों लैम्डा माना फ्रेंड्स, आपको पता है कि लैम्डा मीन फ्री पाथ है, तो अगर दो कोलिजन होंगे तो उनके बीच में मीन फ्री पाथ का होना जरूरी है। और हमारी जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से हाई एनर्जी वाले नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने कहा ये लैम्डा है और ये लैम्डा है, और अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इस EF लेयर का अगर टेम्परेचर निकालना है तो ये टेम्परेचर होगा थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी जेड इंटू लैम्डा। अभी तक आपको इतना तो पता चल गया है कि इन डिफरेंट लेयर का टेम्परेचर कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब हमें क्या करना है कि मान लिया CD में से मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, EF तक जा रहे हैं, जिससे इक्विलिब्रियम कंडीशन आए। तो हमने कंसीडर किया स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, C बार इनकी एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, C बार। तो अगर हम n को C बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आता है आपको, आप बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपने टाइम 1 सेकेंड किया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी हो गया। दैट मीन्स कि C बार आपको डिस्टेंस देता है, तो 1 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस इतनी हो गई है, उसे पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी। ये अगर आपने 1 सेकेंड कर दिया, वॉल्यूम को 1 यूनिट कर दिया, देन डिस्टेंस से आपने कहा है कि ये आपका यूनिट क्यूब होगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्लोइंग पर यूनिट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड। तो ये आपका n इंटू सी बार ये देगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट सेकेंड कितने होंगे ये देगा। मान लिया एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो m इंटू n इंटू सी क्या देगा, टोटल मास जो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। तो आपने कहा कि इस एरिया से कितने नंबर ऑफ मास ट्रांसफर हो रहा है वो दिया जाएगा इससे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जेड डायरेक्शन में ही कितने मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे हैं इनको निकाल रहे हैं। ये मॉलिक्यूल की क्वांटिटी आई है कि आप 6 फेस होते हैं, आपने एक कंटेनर लिया है उसके 6 फेस हुए, तो 6 डायरेक्शन में जाएंगे ये मॉलिक्यूल। तो आपने ये मान के चले हैं एक पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको 1/6 करना पड़ेगा। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इतना मास ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम CD टू EF। 1/6 का फैक्टर मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, तो वहां से आप देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगा कि आपके पास 6 डायरेक्शन है जिसमें से एक पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन लेनी है आपको। तो इतना आगे आपका मास ट्रांसफर हो रहा है। अब आपने कहा मान लिया क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया किसी भी गैस को गर्म करने के लिए, तो आपको पता है Q अगर अमाउंट ऑफ हीट दिया और CV इसकी स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल टू होता है मास इंटू CV इंटू T। मास कितना है, ये मास या तो यहाँ पे मास लिख लीजिए, कभी कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पे भी m यूज किया है ना हमने 1 मॉलिक्यूल के मास के लिए। तो 1/6 mNc बार इंटू CV इंटू T कितना है, CD का टेम्परेचर कितना है, थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी जेड इंटू लैम्डा। ठीक है, इतनी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम CD टू
EF। अब हम हीट देखते हैं EF से CD की तरफ कितनी ट्रांसफर हो रही है। मॉलिक्यूल ही तो लेके जा रहे हैं ना, इसलिए हमने मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई किया कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या इतना मास ट्रांसफर कर रहा है हीट को। अब आपने कहा Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम EF टू CD। तो फ्रेंड्स ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 MnC। CV सेम रहेगा, लेकिन इस वाली लेयर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस है थीटा d थीटा अपॉन dz इनटू लैम्डा के इक्वल। अब हमें देखना है कि नेट कितना हीट ट्रांसफर हुई ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे का कम है। नीचे ने कम हीट ट्रांसफर की है, ऊपर ने ज्यादा हीट ट्रांसफर की है, ठीक है ना। तो हमारा नेट हीट ट्रांसफर जो अगर निकालने लगे तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये वाले टर्म तो सब्ट्रैक्ट करने में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये d थीटा अपॉन dz वाली टर्म बचेगी, तो वो जाएगी 1/6 MnC CV d थीटा अपॉन dz इनटू लैम्डा। ये अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू होती है dQ अपॉन A इंटू d थीटा अपॉन dz, इसकी वैल्यू के इक्वल। थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी का। इसमें हमें एरिया को 1 रखना है, क्योंकि आपने जो ये किया था पर यूनिट सरफेस एरिया किया था, तो पर यूनिट सरफेस एरिया कितना थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी, dQ अपॉन d थीटा अपॉन dz के इक्वल। तो आपने इस वाली इक्वेशन से dQ की वैल्यू रख दी, तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू आ जाएगी 1/6 MnC बार CV। ये कट जाएगा d थीटा अपॉन dz। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। और जब इसमें आप mn इज इक्वल टू रो कर सकते हैं, रो जहां डेंसिटी बताता है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जाता है, तो इसको हम यहाँ लिख के छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। फिर डिफ्यूजन का फॉर्मूला निकालेंगे 1/6 MnC बार CV। और ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला था, 1/3 MnC लैम्डा। इसमें शायद हम लैम्डा का फैक्टर भूल गए हैं, जब वहां से किया तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा, ओके। यहाँ पे लैम्डा भूल गए थे, तो यहाँ पे लैम्डा लिखना है। तो ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अब हम डिफ्यूजन को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने वो ग्रेडियंट वाली टर्म ऐड की थी तो वो डबल होगा, तो 1/3 के इक्वल होगा। अब हम डिफ्यूजन को देखते हैं, तो डिफ्यूजन में हमने समझा था कि अगर आप दो गैसेस को मिक्स कर देते हो, तो अगर गैसेस की डेंसिटी डिफरेंट है, तो एक गैस, क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेम डेंसिटी को करने के लिए गैस मिक्स होना शुरू हो जाएगी, यानी कि डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली किसी गैस को लो कॉन्सेंट्रेशन वाली या लो डेंसिटी वाली गैस के साथ मिक्स किया है तो डिफ्यूजन होगा, और अगर आपने सेम डेंसिटी वाली गैसेस को मिक्स किया है तो डिफ्यूजन बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आसानी से जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इधर से उधर शिफ्ट होने में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब हमने फिर से वही लिया डायग्राम, ये आपका एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और आपने कहा गैस की 3 लेयर हैं, और आपने ये कंसीडर किया है कि इस वाली लेयर A, B, C, D एंड E, F, इस वाली लेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, और ऊपर वाली लेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है और नीचे कम है, यानी डेंसिटी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। तो हमें क्या करना है, चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन जेड डायरेक्शन। तो ग्रेडियंट से निकालेंगे dn अपॉन dz से, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा ही ली है, मैंने आपको बताया था मीन फ्री पाथ की इक्वल इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो दो कोलिजन के लिए
मेनली इन दोनों मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, आपस में पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस है वो मीन फ्री पाथ के इक्वल होनी चाहिए। तो हमने कहा है, और ट्रांसफर जो होगा वो उसी से होगा, मॉलिक्यूल से होगा, तो मिनिमम इतनी डिस्टेंस तो रखनी चाहिए एडजेसेंट लेयर के बीच में। आपने कहा ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं dn/dz, क्योंकि ये z डायरेक्शन है, और नीचे की तरफ अगर देखें तो -dn/dz के इक्वल होगा। और लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लेयर में मॉलिक्यूल है, और लैम्डा से मल्टीप्लाई इस लेयर में मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो CD लेयर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे n प्लस dn/dz d इंटू लैम्डा होगा, और इसमें n माइनस dn/dz इंटू लैम्डा के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। एक्चुअली बोर्ड पे जब आप लिखते हैं और कॉपी पे लिखते हैं उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। जब हम ये लिख रहे होते हैं तो कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, तो इसलिए आप उसको ज्यादा कंसीडर मत करिए। आपको थ्योरी क्लियर है कि नहीं ये ध्यान रखिए। अगर मैं मान लो कुछ लिखना भूल जाऊं तो आप उसको आगे मैं उसको सही कर दूंगी, या तो उसे देख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो ये देखिए कि ये चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब हमें क्या करना है, डिफ्यूजन के प्रोसेस में कुछ मॉलिक्यूल इस एरिया को क्रॉस करते हुए नीचे आएंगे और कुछ मॉलिक्यूल नीचे के एरिया को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन को जनरेट करेंगे। तो आपने कहा मान लिया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है और c एवरेज वेलोसिटी है, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया और 1/6 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जब ये मॉलिक्यूल इस वाले लेयर के नीचे आएंगे और मान लिया एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो टोटल मास कितना आ रहा होगा, m इंटू n प्लस dn/dz ऑफ लैम्डा इंटू c इंटू 1/6। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शिफ्टिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स shifting from CD to EF। ठीक है, इसमें हमें सीधे, उसमें तो हम mm कर देते थे, इसमें हमारे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शिफ्ट हुए हैं। ऐसे ही EF से CD की तरफ कितने नंबर, फ्रॉम EF टू CD कितने शिफ्ट होंगे, 1/6 m n माइनस dn/dz ऑफ लैम्डा c बार। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल कितना शिफ्ट हुए, वही डिफ्यूज होंगे। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शिफ्ट होंगे वही डिफ्यूज होंगे ना, तो इसीलिए आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शिफ्टिंग एक्सेस मॉलिक्यूल कितने शिफ्ट हो रहे हैं, 1/6 m। देखिए ये वाली तो टर्म कट जाएगी, आपके पास सिर्फ ये वाली बचेगी, तो आप m इंटू dn/dz इंटू 2, फिर से यहाँ पे हो जाएगा जो हम भूल गए थे पहले, दिस, तो 1/3 ऑफ m dn/dz c बार लैम्डा। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर से उधर शिफ्ट होंगे टोटल, जो कि डिफ्यूजन का प्रोसेस देंगे। अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया शिफ्ट हो रहे हैं अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपने कहा है कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहे हैं, 1/3 ऑफ m c लैम्डा dn/dz, और इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस ये बचेगा। तो आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट d की वैल्यू इतनी निकल के आएगी। इसमें आप रो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि स्मॉल n इसमें मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, तो इसीलिए आपने तीसरा निकालिए डिफ्यूजन की 1/3 m c बार लैम्डा। तो ये तीनों आपके निकल के आ गए हैं। आई होप कि आपको ये सब दोनों लेक्चर से अच्छे से समझ में आ गई होगी ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। अब हम देखने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूज। तो फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मीन फ्री पाथ लैम्डा, वो में हमने पहले लेक्चर में निकाला ही था कि मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल √2 वाला फैक्टर था पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको n पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है
और सिग्मा आपका क्या है, मॉलिक्यूल की, जो आपने मॉलिक्यूल लिया था अंडर कंसिडरेशन, जो कि मूवमेंट में था और बाकी सारे रेस्ट में थे, तो तब उस कंडीशन में सिग्मा इसकी डायमीटर थी। लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग √2 का जो आपने फैक्टर लगा दिया है, इसके अकॉर्डिंग अब सारे मॉलिक्यूल मोशन में है, ठीक है। उसमें तो आपका ये वाला फैक्टर नहीं आया था क्योंकि आपने केवल जो मॉलिक्यूल कंसीडर किया था उसको मोशन में लिया था, बाकी सबको रेस्ट में लिया था। ये फैक्टर लगाने के बाद ये मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये मैक्सवेल का मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, इसको यूज करना है हमें और देखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मीन फ्री पाथ के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल है ये गैस। तो अगर हम N से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो P इधर ले जाएं N/V और इधर R/N × T। तो N/V होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। N हमारा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, अगर आप उसे V से डिवाइड कर दें तो स्मॉल n आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। R/N जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K के इक्वल होता है और ये आपका T हो गया, यानी कि प्रेशर की वैल्यू हो गई दिस, और अगर हम इससे n की वैल्यू निकालें तो ये आपकी आ जाएगी P/KT के इक्वल, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर हम स्मॉल m की वैल्यू यहां से यहां रख दें तो लैम्डा m की वैल्यू जाएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर P/KT। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि लैम्डा m is directly proportional to temperature and lambda m is inversely proportional to pressure। ये अगर हम किसी भी गैस सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मीन फ्री पाथ भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस के ऊपर तो मीन फ्री पाथ कम हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं तो कोलिजन होगा तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तब उस कंडीशन में जो कोलिजन होगा तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मीन फ्री पाथ तो एक तरह से डिस्टेंस ही है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी और डिफ्यूजन पे कैसे होता है। तो उसके लिए आपने हटाया, देखिए K = 1/3 mNc/CV लैम्डा। C बार आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स की एवरेज वेलोसिटी है, और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो एवरेज वेलोसिटी है वो 8/π √8/m के इक्वल होती है। तो ये एवरेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। यहाँ पे अपने थर्मल कंडक्टिविटी ये K है, कैपिटल K, वो आपका स्मॉल k है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि इसकी वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है R/N के। अब आपने क्या किया, 1/3 mNc/CV लैम्डा की वैल्यू ये है, इसको रख देते हैं 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये देखिए सब चीजें कांस्टेंट है फ्रेंड्स, CV भी कांस्टेंट है, दिस भी, दिस सब, और C आपको पता है एवरेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये है। दैट मींस कि जो थर्मल कंडक्टिविटी K है वो एक तरह से प्रोपोर्शनल है √T के, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये सब मॉलिक्यूलर मास है, ये भी कांस्टेंट है। सारी चीजें कांस्टेंट होने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए अगर इस फॉर्मूले से देखें तो लैम्डा वाला n तो कैंसिल हो ही जा रहा है, हमारे पास जो K की वैल्यू आई है वो 1/3 mc/CV इसकी इक्वल आ रही है, और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसमें आप देख रहे हो ये सारी तो कांस्टेंट है, और CV ये सारी की सारी क्वांटिटी P के ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो K इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो इंक्रीज होगी, लेकिन प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आ गई। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी एंड डिफ्यूजन का टेम्परेचर पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1/3 mNc लैम्डा है, और आपको ये पता है कि लैम्डा क्या है 1/π सिग्मा स्क्वायर
n और अंडर रूट 2, n से n कैंसिल, सब कांस्टेंट है, केवल c के प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी भी। तो विस्कोसिटी भी अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऐसे ऐसे विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। तो इसमें आपका एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड की विस्कोसिटी कोसी फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड्स का तो मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो लिक्विड के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो गैसेस के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, लिक्विड जब आप निकालते हैं उसको, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, लेकिन गैस की जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाती है, तो वहां से कर सकते हैं हम। प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है विस्कोसिटी का, क्योंकि गैसेस में आप प्रेशर लगा रहे हो तो मॉलिक्यूल पास में आ रहे हैं, इतने भी पास नहीं आते हैं, तो एक्सट्रीम प्रेशर पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप नॉर्मल प्रेशर लगा रहे हो तो विस्कोसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। देखिए डिफ्यूजन को अगर आप देखें तो डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 m c बार लैम्डा। तो अब इसमें हम ध्यान रखना है कि हमें दोनों की वैल्यू रखनी है। तो 1/3 m, c बार आपका है अंडर रूट 8/पाई kT/m और लैम्डा इज इक्वल टू है 1/पाई अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। तो n जो है वो भी हमें पता है किसके इक्वल था, n हमने यहाँ से हटा दिया है, तो n हमें पता चल रहा था कि या तो फिर हम लैम्डा m ही रख दीजिए, लैम्डा m से हमें ये पता चल रहा है, लैम्डा m की वैल्यू डायरेक्टली ये वाली वैल्यू रख देते हैं, kT/अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर p के इक्वल, यहाँ से रख दिया हमने। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिफ्यूजन है D इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T और T, यानी कि T की पावर 3/2 और D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि जो डिफ्यूजन है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे डिफ्यूजन कम हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ये आप जनरली भी सोच सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया मॉलिक्यूल तेजी से घूमेंगे और एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर कम कर दिया तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से एक से दूसरी जगह पे जाएंगे। प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा और प्रेशर हटा दिया तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।